आप लोग की संख्या 9:30 बजे तक आप लोग अगर कनेक्ट हो जाया करें तो जिससे क्लास मेरी स्टार्ट हो जाए, है ना। आप लोग इसके इंतज़ार करते रहे। मैं आपको 10-15 मिनट पहले लिंक भेज दिया करता हूँ, तो आप लोग कोशिश किया करिए कि 9:25 से लेकर 9:30 के बीच में सब लोग ज्वाइन कर लें, जिसको ज्वाइन करना हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे आज 3-4 मिनट मेरा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, जिससे मैं 9:30 तक इसको प्रारंभ कर सकूं, ठीक है। चलिए, अभी हम सल्तनत काल के विषय में जो अध्ययन कर रहे थे, पहले गुलाम वंश मेरा समाप्त हुआ, खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक वंश, इसके भी अध्ययन कर चुके हम लोग। इसके महत्वपूर्ण शासकों के विषय में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद के जो शासक थे, उसके बाद के शासकों में सिर्फ एक शासक के विषय में आप जानते रहिए। आपको फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह या हुमायूं या नासरुद्दीन मोहम्मद के विषय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। सिर्फ इसमें से एक शासक ऐसा है आपका नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। इसी के विषय में आपको इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड आपका 1395 से लेकर 1412 तक, ठीक है। इसके विषय में सिर्फ एक जानकारी आपको ये रखनी है कि इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तैमूर लंग, ठीक है। और इस आक्रमण के बाद यह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, गुजरात चला जाता है। इसका प्रधानमंत्री रहता है आपका एक मकबूल समथिंग करके इसका प्रधानमंत्री रहता है, और वो भी चला जाता है, भाग जाता है। तो इसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण महत्वपूर्ण है, और दिल्ली की सत्ता इतनी सिमट गई थी कि लोग व्यंग के रूप में क्या कहते थे कि सल्तनत की सत्ता, हमारे यहाँ सल्तनत जो सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालम तक थी। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा सल्तनत खिलजी के शासनकाल में, दक्षिण भारत की विजय, तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत को अपने में समेट लेना, ठीक है। और उसकी सत्ता के विषय में क्या कहा गया कि सल्तनत की सत्ता, सल्तनत की या सल्तनत सुल्तान की सत्ता, लिखिए, सुल्तान की सत्ता कहां से कहां तक थी? दिल्ली से पालम तक, पालम हवाई अड्डा, दिल्ली से पालम तक, ठीक है। एक बहुत छोटे से क्षेत्र पर सल्तनत उस समय कायम था। और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, ये देखिए 3 आक्रमण इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंगोलों का आक्रमण, एक चंगेज खां का आक्रमण 1221 में इल्तुतमिश के समय में, इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, ठीक है, उस सन भी याद रखिएगा, 1221। और दूसरा आपका तैमूर लंग का 1398 में, उस समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? नासरुद्दीन महमूद था, ठीक है। और यह पराजित होता है और ये भागकर गुजरात चला जाता है। मल्लू इकबाल इसका प्रधानमंत्री होता है, वो भी वहां से भाग जाता है। बाद में क्या करते हैं कि तैमूर लंग खिज्र खां को, कहाँ, जो आपको सैयद वंश का संस्थापक है, खिज्र खां को क्या करता है? लाहौर, मुल्तान, और एक स्थान रहता है दीपालपुर, इसकी सूबेदारी किसको देता है? सूबेदारी खिज्र खां को देता है, जिसने सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है।
और यह फिर वापस चला जाता है अपने समरकंद। कहाँ पर? समर, ठीक है। और एक आक्रमण, आप नादिर शाह का आक्रमण आपने सुना होगा कि वो आक्रमण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में होता है और 1739 ईस्वी में, ठीक है। तो तीन इसको दिमाग में रखिएगा, 1221 चंगेज खां, 1398 तैमूर लंग और नादिर शाह का आक्रमण 1739 मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। मैं जब मुगल साम्राज्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे तो इसका जिक्र आएगा, तो मैं उसमें इसके विषय में और डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमको तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद का क्या याद करना है, मुझे दिमाग में रखना है। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालम तक और लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंप कर तैमूर लंग चला गया समरकंद, ठीक। उसके बाद 1412 में आपके यह पुनः भाग कर आता है। जब तैमूर लंग चला जाता है तो ये गुजरात से पुनः आता है दिल्ली पर, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, और 1412 तक इसकी सत्ता कायम रहती है। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने क्या किया, दौलत खां नामक एक व्यक्ति को, ठीक है, दौलत खां एक नामक व्यक्ति को अमीर लोग मिलकर क्या करते हैं, सुल्तान घोषित करते हैं इसकी मृत्यु के बाद, सुल्तान, ठीक है। इसके बाद यही खिज्र खां जिसकी दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर में सूबेदारी थी, वह वापस दिल्ली आता है और दिल्ली पर इसने जो है इसको दौलत खां को पराजित करने के बाद सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। सैयद वंश का टोटल टाइम पीरियड क्या रहता है, 1414 से लेकर 1451, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में इसके 4 शासक होते हैं। एक पहला शासक आपका खिज्र खां, इसका टाइम पीरियड है 1400। देखिए अब ऐसे अपने को कंसंट्रेट करिए कि हमको इसी के बीच में याद रखना है। जैसे सैयद वंश के विषय, अब सैयद वंश पे कंसंट्रेट अपने को करिए। दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहने के लिए मैं जो मेथड अपनाता हूँ यही है। अब सैयद वंश के विषय में मुझे याद रखना है। टाइम पीरियड पहले मैंने याद किया 1414 से लेकर 1451 तक। अब इसके 4 शासकों का क्रम मैंने दिमाग में रखा, ठीक है। एक 1414 से लेकर 1421 तक, ठीक है, ये आपका खिज्र खां हुआ। उसके बाद आपका मुबारक शाह, यह 1421 से लेकर 1434 तक, ठीक है। और उसके बाद मुहम्मद शाह, यह 1434 से लेकर 1445 तक। और उसके बाद लास्ट शासक इस वंश का रहता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। ये 1445 से लेकर यह 51 तक, ठीक है। अब आप इसको अगर 1-2 बार दिमाग में रखेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको खिज्र खां, मुबारक के बाद मुहम्मद के बाद आलम शाह, ठीक है। टाइम पीरियड में आप देख लीजिएगा 1414 से 21 तक, 21 से लेकर 34 तक, 34 से लेकर 45 तक और 45 से लेकर 51 तक, ठीक है। ये 4 शासक सैयद वंश के थे। अब इन 4 शासकों में पहले शासक के विषय में हम थोड़ा सा देख लें कि शासक की उपलब्धियां क्या रही या इसके विषय में क्या हमको याद रखने की जरूरत है। तो पहला शासक कौन है, खिज्र खां। सैयद वंश के विषय में मुझे लगता है बहुत कम पूछा भी जाता है, संभावना भी बहुत कम बनी रहती है आने की। खिज्र, मैंने आपको बताया ना 1414 से 21, ठीक है। इसने क्या किया, पहली बात तो यह तैमूर लंग
ने इसको कहा कि सूबेदारी सौंपी थी, मुल्तान की सौंपी थी, लाहौर की सौंपी थी, दीपालपुर की सौंपी थी, तो वह इसका कृतज्ञता इसके प्रति व्यक्त करता था, ठीक है। और तैमूर लंग के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उस उत्तराधिकारी का नाम उसका पुत्र है शाहरुख। शाहरुख यह इसके जो है प्रतिनिधि के रूप में सत्ता प्राप्त करता है। इसका मानना था कि हमको दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान की सूबेदारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तैमूर लंग से। तैमूर लंग के बाद जाने के बाद उसका उत्तराधिकार किसको आता है? उसके पुत्र शाहरुख के पास आता है। तो यह अपने को शाहरुख का प्रतिनिधि रूप के रूप में, शाहरुख का प्रतिनिधि यह मानकर शासन सत्ता प्राप्त करता है। इसीलिए इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ठीक है, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। नहीं धारण, ठीक। इसने उपाधि क्या धारण की? रैयत ए आला, रैयत ये, ठीक है। अब हमको खिज्र खां के विषय में बस इतना ही दिमाग में रखें, ठीक है। हमको चूंकि एग्जामिनेशन वेट करना है, बहुत गहराई में किसी चीज़ को अभी नहीं जाना है, ठीक है। इसका जो स्वरूप है RO का, उसमें आपको GS का जो पेपर आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस में जो आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, प्रीलिम्स जो आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो बहुत कुछ हमको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विस्तार आपका अधिक होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ? शाहरुख का प्रतिनिधि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और रैयत आला की उपाधि धारण, ठीक है। अब समाप्त खिज्र खां के विषय में अब मुझे कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद हम सेकंड शासक के विषय में आते हैं। सेकंड शासक को हमने क्या कहा? मुबारक शाह, मुबारक शाह, ठीक। इसका टाइम पीरियड 1421 से लेकर 34 तक, ठीक। वास्तविक नाम जो है इसका मुबारक खां है, मुबारक। इसने शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण, ठीक है। इसने क्या किया? शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। अब इसके शासनकाल में इसकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही और इनके शैद वंश के शासकों के विजयों का भी आप कभी उस पर ध्यान मत रखिएगा, कभी पूछ जाने की संभावना उसकी नहीं है। कि इसके शासनकाल में क्या हुआ कि तारीख़ मुबारक शाही एक पुस्तक है, तारीख़ मुबारक शाही, इस पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसके शासनकाल में सिर्फ यही एक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की और जिससे इसके विषय में हमको जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती, ठीक है। आप सिर्फ, चूंकि मैं साहित्य जब पढ़ाऊंगा तो इसका जिक्र मैं करूंगा, क्योंकि पुस्तकों को जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनके विषय में आपको याद रखने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। सल्तनत कालीन वास्तुकला और सल्तनत कालीन साहित्य, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी तो। और फिर उसके बाद सल्तनत कालीन प्रशासन और राजनीति, इसके विषय में जानकारी हमको रखना है। तो इसके शासनकाल में एक तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं मुबारक के बाद मुहम्मद शाह, मुहम्मद
शाह। ठीक है, चौदह सौ 3445। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लोदी वंश का स्थापक है बहलोल लोदी। ठीक है, वह मुबारक शाह के शासनकाल में वो उसका उभार होता है, वो उभर कर सामने आता है और यह इसको बहुत प्रिय लगता है बहलोल लोदी को। और ठीक है, और बहलोल लोदी को यह फर्जंद, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को क्या कहता है, फर्जंद। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र, पुत्र कहकर पुकारता है और उसे खान ये खाना की उपाधि देता है, खान ये खाना की उपाधि। ठीक, आपको मोहम्मद शाह के विषय में बस इतनी जानकारी रखिए। और नेक्स्ट आपका जो आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसका टाइम पीरियड आपका 1445 से लेकर 51। ठीक है, यह भी एक कमजोर शासक होता है और एक अयास प्रवृत्ति का शासक रहता है। और इसने जो है स्वयं सत्ता किसको सौंप दी थी, बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को स्वयं सत्ता सौंप कर बदायूं चला गया, सत्ता सौंप कर बदायूं चला जाता है। ठीक है, अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, आवाज मेरी जा रही है आप तक? हाँ सर। और बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ जी सर। ठीक है, आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये आपको सैयद वंश के 4 शासकों के विषय, कोई महत्वपूर्ण रोल इनका नहीं है। सुल्तान सल्तनत की जो सल्तनत का पीरियड रहता है उसमें बहुत कम इनका जिक्र होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे कौन से शासक आते हैं, लोदी वंश, लोदी वंश। ठीक, इनका पूरा टाइम पीरियड क्या रहता है, 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, इसमें 3 शासकों के विषय में, 3 सुल्तानों के विषय में मुझे जानकारी रखना है। पहला क्या है, बहलोल लोदी, ये क्या है, 1451 से लेकर 89 तक। दूसरा है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है, और उसके बाद आपका होता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1500। ये 3 सुल्तानों के विषय में हम लोग जानकारी रखें। पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 89 तक, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक और इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, अब हम आते हैं पहला शासक बहलोल लोदी के विषय में। ठीक है, पहली बात इसको आप समझ लें, लोदी वंश ये कौन से मुसलमान थे, ये मूलतः अफगानी थे, मूलतः
अफगानी थे, ठीक, अफगानी, ठीक। और अफगान की एक शाखा थी, अफगानियों की शाखा शाहू खेल, ठीक है, शाहू खेल, उस शाखा से ये संबंधित थे लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी एक ऐसा सुल्तान हुआ कि जो अपने को कभी सुल्तान नहीं समझा, ठीक है। उस समय अमीरों को वो मेल जोल, चूंकि अमीरों की मदद से वह सत्ता प्राप्त किया था, तो अमीरों से वह एक संबंध स्थापित करना चाहता था, और वह कभी अपने को सुल्तान के रूप में पेश नहीं करता था, ठीक है। और अमीरों में अमीर के रूप में वह अपने को मानता था, यानी कि कभी इसने भी जो है सुल्तान नहीं समझा अपने को, सुल्तान नहीं माना, ठीक। या अपने को क्या मानता था, अमीरों में मैं भी एक अमीर हूं, अमीरों में एक अमीर। अमीर का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने कहा कि सल्तनत के दो ग्रुप महत्वपूर्ण थे, एक उलेमा और एक अमीर वर्ग। अमीर वर्ग ये सब भी एक कोर ग्रुप के रूप में थे, जो राजकीय सत्ता से, दरबार से जुड़े रहने वाले महत्वपूर्ण सरदार थे, वो अमीर कहलाते थे। इसलिए यह अमीरों को में एक अमीर अपने को मानता था, और कभी भी अपने सरदारों के साथ के सामने वह कभी गद्दी पर नहीं बैठा, वह अपने सरदारों के साथ नीचे ही, अगर वो जमीन पर बिछाकर बैठ रहा है तो सरदार भी उसी के, सुल्तान भी उसी के साथ नीचे ही बैठता था। यह कभी जो है गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है। अमीरों के साथ या जो है जमीन पर ही बैठता था, अमीरों के साथ जमीन पर ही बैठता था, जमीन पर बैठता था। और यह क्या करता था, मसनद ए अली कहकर पुकारता था, मसनद ए अली, किसको, अमीरों को, ठीक है। यानी कि आप लोग मेरे मित्र हैं, ठीक है, हम आपके समकक्ष हैं, हम आपसे ऊंचे नहीं हैं, हम सुल्तान नहीं हैं। तो बहलोल लोधी यही था। और इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही, इसकी दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, एक तो इसने जौनपुर की विजय की 1484 में, और दूसरा इसने एक बहलोली सिक्का जारी किया था। कौन सा नाम था सिक्के का नाम, बहलोली सिक्का, बहलोली सिक्का जारी किया था। और यह सिक्का जो है उत्तर भारत में वस्तु क्रय विक्रय का, वस्तुओं के क्रय विक्रय का प्रमुख साधन उस समय बना था। और कब तक कायम रहा था, अकबर के शासनकाल के पूर्व तक बहलोली सिक्का बहुत प्रचलित सिक्का था, ठीक है। और एक इसकी महत्वपूर्ण क्या थी, जौनपुर की विजय, जौनपुर की कब किया था, यह 1484, ठीक है। अब इसके विषय में पुनः रिपीट कर देता हूं। बहलोल लोदी अफगानों की शाखा, सल्तनत में पहले सत्ता स्थापित किया। अफगानों की एक शाखा थी शाहू खेल, उससे संबंधित था। यह कभी भी अपने को अमीर वर्ग से अलग नहीं रखा, यह अपने को सुल्तान नहीं समझा, यह अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था, ठीक है। और जब कभी दरबार में ऐसा संजोग रहता था कि साथ में बैठने का अवसर मिले, तो वह अमीरों के साथ जमीन पर ही बैठता था, कभी वह गद्दी पर या सुल्तान की जो तख्त था उस पर कभी नहीं बैठता था, ठीक है। और इसने दो कार्य किए, एक जौनपुर की विजय और दूसरा इसने बहलोली सिक्का का प्रचलन करा। और बहलोली सिक्का उत्तर भारत में उस समय अकबर के पहले तक वस्तुओं के क्रय विक्रय का प्रमुख सिक्का था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोधी।
1526। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? निजाम शाह। ठीक है, और यह जो है माँ का नाम था, इसकी माँ का नाम जरा ध्यान रखिएगा, माँ का नाम जयबुंद खां। और यह कौन थी? यह सोनार एक थी, सोनार की पुत्री थी। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाली इसकी माँ थी, जयबुंद खां के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है कि सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी माँ हिंदू थी। ठीक है, तो सल्तनत का वह सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, जिसकी माँ हिंदू थी, वह सोनार की पुत्री थी और उसका नाम क्या था? जयबुंद खां। ठीक है, एक फैक्ट ये आप दिमाग में रखिए। इसके बाद अब जरा देखिए, सुल्तान बनने के पूर्व बहलोल लोदी के शासनकाल में अमीर जो है बराबरी का सम्मान प्राप्त करते थे। किससे? सुल्तान से। यानी कि सुल्तान की महत्ता उसके शासनकाल में, बहलोल लोदी के शासनकाल में घट गई थी। इसने क्या किया? पहली बात कि अमीरों का कठोरता के साथ दमन किया। पहला काम किया इसने, अमीरों को कठोरता से दबाया, दमन किया। ठीक है, और इसने सुल्तान के महत्व को, यानी कि जो राजत्व का सिद्धांत इसके पहले था कि सुल्तान कैसा होना चाहिए, इसने सुल्तान के महत्व को पुनर्स्थापित किया। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा प्लस गरिमा को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, अमीरों को स्वयं को सुल्तान के रूप में मानने के लिए बाध्य किया। अमीरों को स्वयं को सुल्तान के रूप में मानने के लिए बाध्य किया, क्योंकि बहलोल लोदी के शासनकाल में सुल्तान की महत्ता बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो यह इसने पुनर्स्थापित किया सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा। यह एक कट्टर मुसलमान था। हमने आपको इसके पहले बताया था, फिरोज शाह तुगलक के विषय में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें कहा गया था कि हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, दो इतिहासकारों ने क्या कहा था कि फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज बताया गया। ठीक है, यानी कि कट्टरता सिकंदर लोदी के समान थी, औरंगजेब की समान थी। किसकी कट्टरता? फिरोज शाह तुगलक की। यानी कि यह भी एक कट्टर मुसलमान था, 5 बार नमाज पढ़ता था, मद्यपान, अन्य जितने भी व्यसन थे वह इससे काफ़ी दूर रहता था, और सुल्तान के व्यक्तित्व को निखारने के लिए इसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। ठीक है, वह बहुत ही सुंदर दिखना चाहता था। ठीक है, तो इसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। एक महत्वपूर्ण कार्य इसका भी ये भी था कि सुल्तान के व्यक्तित्व को निखारने के लिए इसने क्या किया? कभी दाढ़ी नहीं रखी। ठीक है, और इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि यह व्यक्तित्व को निखारने हेतु कभी दाढ़ी नहीं रखी। इसके पहले आप मुसलमानों आप देखते हैं कि ये सब का काफ़ी प्रचलन रहता है। ठीक है, वो काफ़ी सुल्तान भी काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते थे, इसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। और इसके साथ साथ इसने क्या किया कि कट्टर मुसलमान होने का परिचय दिया।
दिन में 5 बार, प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करता था। प्रत्येक दिन 5 बार नमाज, ठीक है। मद्यपान तथा अन्य व्यसन से दूर रहता था। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के विषय में इतनी बातें। और फिर उसके बाद आप जरा देखिए, मद्यपान व्यसन से दूर रहता था, प्रत्येक दिन 5 बार की नमाज अदा करता था, कट्टर मुसलमान था, ठीक है। और कभी इसने दाढ़ी नहीं रखी। और इसने ये कार्य और किया कि इसने अपने साम्राज्य में मुहर्रम और ताजिया, मुहर्रम में ताजिया निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया, निकालने पर प्रतिबंध। ठीक, एक महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा इसका कार्य था कि मुस्लिम महिलाओं को आपके जो दफन हो जाते थे, दफन कर दिया जाता था जिसको, कहाँ पर, मुसलमानों का जो स्थान होता था, जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनको दफन कर दिया जाता था, वहाँ पर यानी कि कब्रिस्तान में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं को कब्रिस्तान पर जाने पर प्रतिबंध। अच्छा, कट्टर मुसलमान होने के कारण या हिंदुओं को, जरा आप इसमें ये करिएगा,